स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर का एक सेकंड टॉपिक जो कि है निरक्षीय स्थिति। ये भी क्वेश्चन आपका पहले की तरह ही मोस्ट, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? किसी द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। हम वैसे भी वही क्वेश्चंस के डेरिवेशन करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर देखिए, निरक्षीय स्थिति होती क्या है? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है, तब उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ओके, हमने अक्षीय स्थिति कहा था, तो अक्षीय स्थिति में क्या था? ये जो बिंदु है वो कहाँ पे होता था? अक्ष पे होता था, तो वो अक्षीय स्थिति होती थी। ये लंबार्धक पे है, इसलिए ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति है। चलिए, मैंने कुछ हिंदी लिख के रखी है। माना ए भी एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये हमने कल भी लिखी थी। जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये बनाया हमने एक वैद्युत द्विध्रुव। ओके, यहाँ पे दे दिया A और इधर दे दिया B। A में कौन सा आवेश स्थित है? प्लस क्यू, और B में माइनस क्यू आवेश स्थित है। ओके, केंद्र ले लिया हमने, ये केंद्र मतलब बीच में, ये ले लिया हमने O से R दूरी पे कोई बिंदु P है। O से R हमने सपोज किया हम यहां तक पहुंच रहे। ओके, ये O से R, ये बना दी। ये डिस्टेंस कितनी है? R है, और यहाँ पे कौन सा बिंदु है? P है। और क्या लिखा हमने? और द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2l। ये पूरी लंबाई कितनी है हमारी? 2l है। अगर पूरी 2l है तो इधर की भी l और इधर की भी l। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बना दे। a से मिला हुआ b को, तो ये इसको और इस पॉइंट को आपको मिलाना है। ठीक, मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सीधा नहीं आए, बट चलेगा। a से मिला दिया p को, फिर p से भी आपको किसको मिलाना है? b से। ये मिला दिया मैंने P को भी, किससे? B से। ये एरो लगाया। ये हम A से कहाँ जाएंगे? P की साइड पे। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो E1 कहलाएगा। फिर P से रिटर्न आएंगे किसकी साइड पे? B पे। तो जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? E2 कहलाएगा। ओके, यहाँ का हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो सपोज ये हमारी तीव्रता क्या है? परिणामी E। क्लियर? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, जैसे हमने कल सॉल्व किया था ना, वही करना है, के कारण तीव्रता। तो A पे हम आंसर क्या ले लेंगे? E1। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश बटे में दूरी का वर्ग। A से कहाँ जाना हमें? P में, तो दूरी क्या होगी? AP²। AP का हमारे पास आंसर नहीं है अभी। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ। डायरेक्शन क्या है आपकी? AP दिशा। ऐसे आप B पे निकालो। बिंदु B पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। चलो, तो ये हमारा E2 हो गया। इसका भी फॉर्मूला हम वही रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश बटे दूरी का वर्ग। दूरी क्या है हमारी? P से कहाँ आना आपको रिटर्न? B में, तो PB²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन क्या है? P से आए हैं हम B में। ओके, चलिए अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। देखो, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पता चल रहा, जितना डिस्टेंस E1 का है उतना ही E2 का। देखो, A से P में गए इतना, P से B में आए इतना, इक्वल है ना। चूंकि हमारा E1 का जो आंसर है वो इक्वल है किसके? E2 के इक्वल है। तब हमारी देखो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? तब तथा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, अगर हमारा E1 इक्वल हो जाए E2 पे, तब हम बिंदु P पे परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? E=2। अब जब हमारा E1 और E2 दोनों एक जैसे हैं तो हम दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
अक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता के लिए क्या करते थे, माइनस करते थे। माइनस क्यों करते थे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता था, एक डायरेक्शन इस साइड जाता था, एक डायरेक्शन इस साइड जाता, तो दोनों अपोजिट हो जाते थे। अभी हमारे दोनों ये जो क्या है वो इक्वल दिख रहे हैं, इक्वल है इसलिए हम दोनों का प्लस करके निकालेंगे। तो अगर आप E1 और E2 को प्लस करोगे और दोनों इक्वल है तो वो कितने हो जाएंगे प्लस करके, 2 हो जाएंगे। 2 हो जा रहे क्या, चाहे आप 2E1 लिखो या 2E2 लिखो। क्यों, अगर आप दोनों को E1 करोगे तो E1 प्लस E1 करोगे तो 2E1 हो जाएगा, E2 लिखोगे तो E2 प्लस E2 करोगे तो 2E2 हो जाएगा। इसलिए E का जो आंसर दोनों को प्लस करने पे क्या हो गया, 2E1। अब हमें बीच का कोण चाहिए, तो बीच का कोण क्या लेती हूँ, लंबवत के लिए cos लेते हैं। कोण कितने बन रहे, देखो एक थीटा यहाँ पे बनेगा, एक थीटा हमारा यहाँ पे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनने वाले एंगल हम थीटा सपोज कर लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे बनने वाले एंगल थीटा ले लिए तो यहाँ पे बनने वाले एंगल भी कितने हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। तो देखो कितने थीटा है हमारे पास, 2 थीटा अपॉन में क्या 2, ये हमारा हो जाएगा बनने वाला कोण। ठीक है, अब आप देखिए 2 थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E का आंसर जो है क्या मिलेगा, 2E1 cos थीटा, इतना ही मिलेगा ना। इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इस लाइन को कर लेते हो तो आप समझिएगा आपसे पूरा निरक्षीय स्थिति जो है वो बन जाएगी। चलिए आगे लाइन देखते हैं हम। समीकरण 1 से हम E1 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2, E1 की प्लेस पे क्या रखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन AP स्क्वायर, और साथ में क्या लिखना है, cos थीटा। इतना ही था ना। चलिए अब अगर हमारे पास AP का आंसर मिल जाता, cos का आंसर मिल जाता तो ये कंप्लीट हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं AP। चलिए ग्राफ चेक करते हैं, हमारा जो डायग्राम बना उसको। ये है AP। अगर आप इतना कवर करो तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा ना। समकोण त्रिभुज क्या होता, उसमें अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा AP क्या है, कर्ण है, तो AP का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब। लंब क्या है, R का वर्ग, और आधार क्या है, L का वर्ग। तो देखो समकोण त्रिभुज APO में आपको क्या मिल जाएगा, AP का जो वर्ग है वो इक्वल हो जाएगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ऐसे ही होगा ना। तो ये हो गया आपका। अब आपको चाहिए यहाँ पे, देखिए क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, पढ़ा होगा है ना, आधार बटे कर्ण। तो चलिए देखते हैं। आधार, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है और नीचे वाली लाइन क्या कहलाती है, आधार। तो आधार क्या है आपके पास, L आधार है, और कर्ण क्या है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, मतलब AP भी कर्ण है आपका और PB भी कर्ण है। तो आधार है हमारा L और कर्ण क्या है, AP है। और AP का आंसर देखो आप ऊपर निकाल चुके, अगर आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होगा। अब आप AP स्क्वायर का और cos थीटा दोनों वैल्यू रखो यहाँ समीकरण 4 में। समीकरण 4 से E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन AP स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, ये, क्योंकि ये AP स्क्वायर है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की प्लेस पे ये L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, जैसे कल अपन ने क्या किया था, 2QL कॉमन कर लिया था ना, हटा लिया था, अलग कर लिया था, तो आप यहां से भी 2QL को अलग कर लो, और 2QL की जगह पे अपन क्या रखते हैं, P। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर लिख लिया हमने P, अपॉन में चेक करो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एक फैक्टर ये है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी, यहाँ पे रूट लगा, रूट का मतलब क्या होता, 1/2, और इसमें कुछ की भी पावर नहीं है तो कितने की कहलाई, यहाँ पे 1 की। ओके, तो यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 1/2 की, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाती, बढ़ा है ना। तो इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1, यहाँ 1/2, तो अगर आप 1 में 1/2 प्लस करते हो तो वो कितना हो जाता है, 3/2। देखो कैसे, 1 प्लस 1/2, तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगी। ठीक है, आपकी पावर 3/2। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दोनों के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 3/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके,
एक लाइन हमने कल भी की थी छोटी सी, यदि हमारा जो द्विध्रुव है वो कैसा हो जाए, छोटा हो। अगर हमारा द्विध्रुव छोटा होगा तो जो L का वैल्यू है वो बहुत छोटा होता चला जाएगा, किससे, R से। यही किया था ना अपन ने। तो आप देखो समीकरण जो 5 है हमारा, उसमें L को नहीं लिखेंगे हम, तो लिखेंगे क्या हम, R स्क्वायर के ऊपर 3/2। तो देखो यहाँ पे भी 2 की पावर है, यहाँ पे भी 2 की पावर है, तो ये 2 से 2 की पावर कट जाएगी, बचेगी सिर्फ कौन सी पावर, 3 की पावर। तो समीकरण 5 से आपको नया आंसर क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4π P/R⁴ खत्म। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। गुड लक।